सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। स्टूडेंट्स, बात करिए प्रैक्टिस पेपर की। आज मैं आप लोगों को ये 2023 से 24 का प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ, ओके, जो कि यहाँ पे DOE ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो बात ये करते हैं, ये प्रैक्टिस पेपर बहुत सारे टीचर्स ने करवाए हैं, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स ने करवाए हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ये प्रैक्टिस पेपर कराने के पीछे बिल्कुल अलग ही कुछ मकसद है। ना मकसद ये है बच्चे कि कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि हिंदी जो कि बहुत ही आसान है और इससे हम लोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन हिंदी पढ़ लेना आसान है, लेकिन हिंदी का ग्रामर करना, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे का फट जाता है, ठीक है। अच्छे अच्छे बच्चे ग्रामर में फंस जाते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस पेपर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप पैटर्न भी समझ जाएं और आप ग्रामर किस तरह से पूछे जा रहे हैं, ग्रामर कौन सा पूछे जाएंगे, ये सब आप लोग समझ जाएं। इसी पर्पज़ से मैं आप लोगों के सामने ये प्रैक्टिस पर रख रहा हूँ और मैं बिल्कुल अलग तरीके से करवाऊँगा। आप पूरे यूट्यूब में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपको सबसे अलग ये वीडियो लगेगा, सबसे परफेक्ट, सबसे ख़ास लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल अलग तरीके से ही करवाता हूँ, ठीक है। हर किसी का अलग अलग स्टाइल होता है। चलिए अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न पत्र के दो खंड हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में वस्तुपूरक बहुविकल्पी और खंड ब में वस्तुनिष्ठ वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रश्न के दोनों खंडों में प्रश्नों की जो संख्या है वो 17 है और दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है ना। और यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए, मतलब एक एक करके लिखना है। ये नहीं कि एक नंबर अभी लिख लिए, दूसरा नंबर, एक नंबर के बाद 5 नंबर लिख लिए, फिर हम लोग 2 नंबर लिख लिए, ऐसे नहीं, एक क्रम से आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इसका अगर जो इस तरह से देता है उसका नंबर पूरा आता है, ठीक है। उसके बाद खंड अ में कुल 10 प्रश्न हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या कितना 44 है और दिए गए निर्देश का पालन करते हुए 40 उप प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है 44 में से। खंड ब में कुल 7 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के साथ उनके आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। अनुसार विकल्पों का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। आपने ये निर्देश पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे बनाने का। देखिए, अगर आप लोग हिंदी में इतना ही टैलेंट है तो क्यों नहीं आप 80 में 80 लेके आ जाते थे। देखिए यहाँ पे 80 है और 80 में 80 उन्हीं का आएगा जिसका ग्रामर स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ हिंदी पढ़ लेना ही नहीं, हिंदी को समझना भी पड़ता है, और ग्रामर जिसका स्ट्रॉन्ग है वही 80 में से 80 मार्क्स ला सकता है, उसके हाथ में है। लेकिन क्या है, ग्रामर में कहाँ फंसते हैं, तो हमारे साथ बने रहें, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को करवाते चलता हूँ प्रैक्टिस पेपर, और ग्रामर का जहाँ भी प्रॉब्लम आएगा मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम होने से आप लोगों का रिजल्ट में इसमें मार्क्स कम आ जाता है ना। चलिए, सबसे पहले है कि इसको पढ़ना है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उनका क्या करना है, जवाब देना है, ठीक है। चलिए हम लोग इस गद्यांश को पढ़ते हैं। तो देखिए, आप हिंदी पढ़ना आता है, आप लोग एक बार क्या कीजिए, इसको रीड कर ही लीजिए, ठीक है। रीड कर लीजिएगा, क्या होगा कि आपके दिमाग में सेव रहेगा और अब सटीक आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए, एक विकसित राष्ट्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है उसका साक्षर स्तर। एक विकसित राष्ट्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना होता है, क्या है, उसका साक्षर स्तर। 100 करोड़ लोगों को शिक्षित करना कोई खेल नहीं है ना। 100 करोड़ लोगों को शिक्षित करना कोई खेल नहीं है। यह लक्ष्य अपने सभी युवकों के सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप में से ऐसे बहुत से खुशनसीब हैं जो अच्छे स्कूल में पढ़कर स्तरीय शिक्षा ले रहे हैं, किंतु बहुत से आपके भाई बहनों को यह नसीब नहीं होता है। खास करके जो आसपास के गांव में रहते हैं, जो खास करके गांव में रहते हैं, उनको क्या होता है कि अच्छे शिक्षा की मतलब बहुत कोशिश करता है, अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाता है, ठीक है। जो पटना में रहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, जो बड़े बड़े शहर में रहते हैं, वहाँ उनको अच्छा पढ़ाई मिल जाता है, अच्छी शिक्षा मिल जाता है। लेकिन क्या है कि जो गरीब है बेचारा, उनके पास पैसा है ही नहीं, क्योंकि शहर में रहने के लिए पैसा चाहिए, है ना। तो इसीलिए वो लोग नहीं कर पाते हैं, उनके गार्जियंस के पास पैसा होते नहीं है, इसीलिए वो लोग नहीं पढ़ा पाते हैं। और जिसके पास होते हैं वो बड़े बड़े शहर में क्या करते हैं, पढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर क्या है, देखिए, एक विकसित राष्ट्र की पहचान है कि उसमें अमीर गरीब के भेदभाव दृढ़तापूर्वक मिटा देना चाहिए, है ना। विकसित राष्ट्र की यही पहचान है कि उसमें से कोई अमीर गरीब की भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना, किसी चीज़ का भेदभाव नहीं होना। तो इसका एक तरीका यह है कि आपका स्कूल आपके पड़ोस के एक गांव को अपना ले और अपने प्रत्येक छुट्टियों के दिन उस गांव में जाए और कम से कम 2 लोगों को साक्षर बनाने में सहयोग देकर ज्ञान का दीप जलाएं, है ना। इसके साथ ही बच्चे अपने विद्यालय परिसर या घर में 10 पौधे लगा सकते हैं। इससे आज से कई साल के बाद हम सभी हरे भरे परिवेश में काम कर सकेंगे। सही बात है।
जिससे हमारे अंदर सृजनात्मक सोच और सक्रियता पनपेगी। छात्र बुजुर्गों, बीमारों और विशेष आवश्यकता वाले लोगों की देखभाल कर सकते हैं। ऐसे भद्र व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्ण माहौल तैयार हो सकेगा। तो निष्ठापूर्ण कार्य हो सकेंगे और 100% सफलता मिलेगी। यहाँ पर मुझे संत तिरुवल्लुवर है ना, तिरुवल्लुवर की वे पंक्तियाँ याद आती है जो उन्होंने तिरुकुरल में बड़ी सुंदरता से, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आगे देखिए, ये यहाँ पे इस पेज में एक कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आगे है देखिए, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या था देख लीजिए, सुंदरता से। उसके बाद कहा है सफलता और धन अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं और उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जिसमें दृढ़ क्या होता है, इच्छा शक्ति होता है और संकल्प होता है ना, योजनाबद्ध लगन होती है। नसीब उस इंसान तक खुद चलकर आ जाता है जिसमें अदम्य उत्साह और कभी न पस्त होने वाली हिम्मत होती है। ठीक है, जो दृढ़ संकल्प लेता है ना, उसके लिए सफलता ये हो जाता है। ठीक है, उसको सफलता मिलता ही है और सफलताओं का सामना करने के लिए इसलिए देता है ताकि वो सीख पाए। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोगों ने इतना अच्छा से जब पढ़ा तो अब कोई भी प्रश्न आपके सामने अगर रखा जाएगा तो उसका सटीक आंसर आप क्या करेंगे, दे पाएंगे। चलिए हम लोग अब प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, देख लीजिए क्या है। गद्यांश के अनुसार किसी राष्ट्र को विकसित मानने का महत्वपूर्ण आधार है। तो अब हम लोग देखे थे किसी राष्ट्र को महत्वपूर्ण मानने का आधार क्या है हमारा। अभी हम लोग जो पढ़े थे तो वो हरियाली स्तर को देखना है ना, यही आधार है इस। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर, आपका का ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने पढ़ा था होगा तो समझे होंगे, है ना, सुने होंगे सही से, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ख नंबर में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में डैश अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्तरीय शिक्षा का अभाव है। ठीक है, अभी देखें ना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सही से प्रोवाइड नहीं हो पाता है, तो सी नंबर आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अब ग नंबर क्या है, कथन है और इसका कारण भी है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कथन और कारण है ना को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन क्या है, विकसित राष्ट्र में असमानता अधिक होती है, ये तो गलत बात है, पहले ही देख के गलत लगता है। दूसरा कारण क्या, अमीर गरीब का भेद बना रहता है कि भाई विकसित राष्ट्र में अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता, हम लोगों ने अभी पढ़ा था। ठीक है, इसलिए कथन भी गलत है और कारण भी गलत है। तो देखिए कहाँ है कारण और कथन गलत, कथन गलत है किंतु कारण सही है नहीं होगा, कथन और कारण दोनों ही गलत, हाँ दोनों ही गलत है, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, घ नंबर। ऐसे भद्र व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्ण माहौल तैयार हो सकेगा। गद्यांश में आप इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से तर्क सही है, ये आपको बताना है। देखिए बच्चे अपने विद्यालय परिसर या घर में 10 पौधे लगा सकते हैं, हाँ ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, पढ़ा था भी। छात्र बुजुर्गों, बीमारों और विशेष आवश्यकता वाले लोगों की देखभाल कर सकते हैं, सही बात है। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक दान कर सकता है। देखिए हम लोगों ने अभी जो पढ़ा था उसमें से दान करने की कोई बात नहीं था, इसीलिए यहाँ पे 1 और 2 सही है। देखते हैं 1 और 2 कहाँ पे सही है। डी नंबर में आपका सही नज़र आ रहा है ना, देख लीजिए डी नंबर में आपका सही नज़र आ रहा है, क्या है 1 और 2 सही है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही है, हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, अंग नंबर। अदम्य उत्साह और हिम्मत रखने वाला व्यक्ति क्या योग्यता रखता है, अपना नसीब स्वयं बनाने का, यही योग्यता रखता है। यही आपका फर्स्ट नंबर ही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका ही यही आंसर है। और भी ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख लीजिएगा, लेकिन ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे देखिए ये भी लिखा मिलेगा आपको, यहाँ देखिए है ना क्या लिखा हुआ है, जोखिम भरे कारनामे करने की, ऐसा कोई बात में कमज़ोर व्यक्तियों को दबाने की ऐसा कोई बात नहीं था, ये गलत है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 में अब आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित किए गए प्रश्न के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो यहाँ भी इसको पढ़ना है, काव्यांश दिया हुआ है, यहाँ पे काव्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़ना है, फिर आपको क्या करना है, उत्तर देना है ना। तो कोई एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, है ना, 5 क्वेश्चन में से 5 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कविता क्या है, चलिए हमारे साथ पढ़िए। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, लाखों बार गागरियाँ फूटी सिकन न आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियाँ डूबी चहल पहल वो ही है तट पर,
तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी ना लेकिन गंध फूल की, है ना। तूफानों तक ना छेड़ा पर खिड़की बंद ना हुई धूल की, है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पे, खिड़की ना बंद हुई ना धूल की, आगे ऊपर करता हूँ, देख लीजिए। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखरों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। ठीक है, आप लोगों ने ये काव्यांश पढ़ लिया है ना। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। खिलौनों के टूट जाने से बचपन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उम्र कम हो जाती है? नहीं। बचपन रुक जाता है? नहीं। बचपन मर जाता है? नहीं। बचपन नहीं मरता है ना। यही आपका राइट आंसर है ना। चलिए ये हम लोग कर लेते हैं, यही आपका राइट आंसर है, डी नंबर है ना, का डी नंबर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ख नंबर क्या है? लाखों कश्तियां डूब जाने पर भी तट का वातावरण कैसा रहता है? पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है, लाखों कश्तियां डूबता है, नाविक दुख मानते हैं, चहल पहल जैसी ही रहती है, चहल में सुस्ती आ जाती है। तो इसका आप लोग क्या कहेंगे? चहल पहल जैसी ही रहती है ना, जैसे चहल पहल जैसी ही रहती है, ऐसी। चलिए सी नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट पेज देख लिए हम लोग। देखिए क्या है, ग नंबर। ग नंबर में यह बताया जा रहा है स्टूडेंट्स, क्या बताया जा रहा है? कथन और कारण इसमें दिया गया, पढ़ना है। क्या सही लग रहा है आपको, है ना, जो आपको सही लगे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कथन में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, पतझड़ आने पर भी उपवन समाप्त नहीं होते हैं, सही बात है। उसके बाद प्रकृति फिर से नए पत्तों और नए फूलों को जन्म देती है। ठीक है, तो ये भी सही है, कथन भी सही है और कारण भी आपका सही नज़र आ रहा है। तो ग नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा ये बताना है। ठीक है, देखिए इसका ग नंबर हो जाएगा यहाँ पे, कथन सही है और कारण देखिए सी नंबर में क्या दिया है, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। देखिए यही था ना हमारा आंसर, दोनों चीज़ सही है ना हमारा। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काव्यांश के अनुसार उपवन कौन लूटता है? प्रकृति, माली, भौरा, मनुष्य। माली लूटता है। ठीक है, हम लोग जब पढ़े थे, है ना, माली लूटता है। ऑप्शन नंबर बी घ का हो जाएगा राइट आंसर। अंगा का देखते हैं क्या है भाई स्टूडेंट्स। देखिए दूसरों की कमी निकालने वाले कविता की पंक्ति डैश का आशय है ना। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा होगा यहाँ पे, तूफान तक ना ने छोरा पर खिड़की बंद ना हुई धूल की, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। यही है इस पंक्ति में आगे, है ना, सब पर धूल उड़ाने वालों। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 2। यहाँ पे आपका क्या हो गया, कंप्लीट होता है। 5 प्रश्न हम लोग कर लिए और सही उत्तर हम लोग दे चुके हैं। चलिए अब प्रश्न 3 नंबर आ जाता है। 3 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है, देखिए निर्देशानुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। यहीं पे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। गद्यांश तो कर लिए, काव्यांश भी कर लिए, पढ़ के जो क्वेश्चन आंसर देने वाला था वो उन लोग कर लिया, उसके बाद बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। उनका आंसर कैसे देना है यही पता नहीं हो चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय को क्या होता है, ये जानेंगे तब तो आंसर दे पाएंगे, है ना, यही प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए फिर भी मैं आपका यहाँ आंसर दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट करके आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि नहीं ग्रामर। ठीक है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, फिर आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो मैं बना के दूंगा जस्ट इस वीडियो के बाद। ओके, देखिए यहाँ पे विज्ञान में उपसर्ग बताने के लिए कह रहा है, तो विज्ञान में उपसर्ग कौन सा होगा बताइए स्टूडेंट्स। विज्ञान में जो उपसर्ग होगा भाई, विज्ञान जो होता है वी प्लस ज्ञान होता है। विज्ञान कैसे होता है, वी प्लस ज्ञान, है ना। तो वी जो पहले लगा, वी प्लस ज्ञान जो होता है, ये देखो विज्ञान ऐसे होता है, वी प्लस ज्ञान। देखिए ज्ञान से पहले वी लगा और यही आपका उपसर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, पहाड़ी में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है। देखिए प्रत्यय जो है लास्ट में जुड़ता है। पहाड़ी कैसे होगा, पहाड़ प्लस ई, ठीक है, ऐसे बनता है। तो लास्ट में कौन जुड़ा है भाई, लास्ट में कौन जुड़ा है, ई। पहाड़ में लास्ट में क्या जुड़ा है, ई जुड़ा है ना। ये ई किस में नजर आ रहा है आपको, यहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए नंबर नजर आ रहा है। तो यही प्रत्यय लास्ट में जो जुड़ जाता है ना, वही प्रत्यय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। ग नंबर, नियमित शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। नियमित
है ना, शब्द से मूल शब्द और क्या करना है, प्रत्यय, दोनों को अलग करना है ना। प्रत्यय क्या होता है आप लोग देख ले लास्ट में जो लगता है, और मूल शब्द क्या होता है जो उससे पहले लगता है ना। जैसा कि ये आपका मूल शब्द है, ये प्रत्यय है, उसी तरह इसमें खोजना है नियमित में। ठीक है, नी प्लस यमित ये होगा, ये तो पहले ही नहीं होगा क्योंकि हम लोग इसका मतलब देख रहे थे, पहले मतलब है उसके बाद अलग से लगा, यहाँ ई अलग से लगा है, अपहार मूल शब्द है हमारे यहाँ, मूल शब्द नी है, नहीं है। नीय प्लस मित ये भी मूल शब्द नहीं है, तो ये दोनों में से कोई भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं। आप लोगों के लिए पेज भी अलग से लाया मैंने, देख लीजिए समझाने के लिए, इसलिए आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाइए हमको, वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी फ्रेंड हैं आपके, वीडियो को जहाँ जितने भी जानते हैं जितने भी लोगों को सबको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सब तैयारी कर लेगा। नियम प्लस इत, देखिए नियम प्लस इत या नियम प्लस इत, यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये मूल शब्द है और ये प्रत्यय है, तो डी नंबर आपका राइट आंसर होगा, नियम प्लस इत। सही है, चलिए इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट जरूर करना। चलिए घ नंबर देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रत्यय के गुण पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनिए, चुनकर लिखिए। यहाँ पे क्या करा, प्रत्यय शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, हाँ ऐसा है, अंत में ही लगते हैं, हम लोग लगाए थे। प्रत्यय लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है, प्रत्यय लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। तो बताइए आप लोग इसका आंसर कौन सा होगा या नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया और आप लोगों ने पता किया होगा या नहीं किया, चलो मैं ही बता देता हूँ। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 2 नंबर सही है कि प्रत्यय के शब्द के अंत में लगते हैं, हाँ। उसके बाद 3 नंबर पर शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता नहीं, प्रत्यय शब्द लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका राइट है और ये आपका राइट है, राइट ये है, राइट कौन है, ये है, और राइट ये है। तो 2 और 4 वाला ऑप्शन का है डी नंबर, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को सम्मिलित करना है ना, मिला के उचित जो रहेगा उसको मिलाना जो सही रहेगा। ऊंचाई किससे मिल रहा है, आई से मिल रहा है, तो ऊंचाई को आई से मिलाइए, ठीक है। उसके बाद सुंदरता ता से मिल रहा है, तो सुंदरता को ता से मिला दीजिए। दुकानदार दार ये इसी से मिल रहा है, ठीक है। देख लो हम लोगों ने अभी क्या देखा, ऊंचाई ई से मिला, 1 का 2 है ना, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1 कहाँ है, 1 का 2, 2 का 1 और 3 का 3 है ना, 3 का 3 यही दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट है। 1 का 2 है ना, ये आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और आपका जितने भी प्रश्न आएंगे एग्जाम में इसी पैटर्न से आएंगे, इसी टाइप के आएंगे, आपको घबराने की कोई बात नहीं। इस प्रैक्टिस पर कर लिए इसका मतलब आप लोगों ने 80 में 80 ला लिया, ठीक है। और प्रैक्टिस पर करने के बाद में जो भी ग्रामर है, ये ग्रामर को अलग से कराऊंगा, आपको ग्रामर भी करना है, ग्रामर करेंगे नहीं तो आपका आएगा नहीं। ये ग्रामर आपको समझा रहा हूँ, आपको फील करवा रहा हूँ कि आपका गलती हो कहाँ सकता है, ठीक है। चलिए 4 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न में क्या है देख लीजिए, कह रहा है निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 का ही उत्तर देना है, ठीक है, और वो उचित उत्तर देना है। देखिए क्या, सुख दुख समस्त पद का समास विग्रह होगा, तो ये सुख दुख का समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा भाई, आप लोग बता सकते हैं तो बताइए। प्रश्न नंबर 4 है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 में ये जो आंसर है सुख दुख का समस्त पद, तो देखिए सुख और दुख ही होगा इसका आंसर, है ना, ये आपको याद रखना है। तो ये आप लोगों को अलग से बताऊंगा ये विग्रह क्या होता है, कैसे होता है ना। चलिए विद्यालय समस्त पद में समास होगा, विद्यालय का समस्त पद में समास कौन सा होगा, ठीक है, आप लोगों को बताना है। कर्मधारय होगा या तत्पुरुष होगा या आगे है और भी है वो होगा। देखिए यहाँ पे विद्यालय के समस्त पद का जो समास होगा स्टूडेंट्स, वो होगा आपका जानते हैं क्या, बी नंबर, है ना। कैसे, ये तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास क्या होता है ये समास आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो इसीलिए अगला वीडियो में मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाऊंगा, आप लोग बोल दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को ग्रामर चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और इसमें द्विगु समास भी था और अवयवी भाव समास भी था। तो हम लोगों का ये उत्तर नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने आगे नहीं देखा, ठीक है। देखिए ग नंबर देखें, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास। कौन सा होगा ग नंबर में, आपका हो जाएगा द्विगु समास स्टूडेंट्स, ये याद रखना है,
ठीक है। निम्नलिखित समासों में से अवयवी भाव समास के उदाहरण हैं। तो अवयवी भाव समास के उदाहरण कौन है भाई? देखिए यहाँ पे आपको ये इनमें से देखना है कौन कौन है, जो भी रहेगा इसमें से आपको ऑप्शन में देखना है। तो देखिए रात दिन ये अवयवी समास के नहीं है, पंचरत्न ये भी नहीं है, आजीवन और भरपेट जो है कि ये अवयवी भाव समास है ना। तो ये आपका सही है और ये आपका सही है, 3 और 4। तो ये इस तरह से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? सी नंबर में 3 और 4 है यहाँ पे, है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें भी कॉलम मिलाने वाला है यहाँ पे। तो देखिए त्रिमूर्ति, यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2, त्रिमूर्ति किससे मिलेगा ये आपको बताना है ना। तो देखिए त्रिमूर्ति आपका किससे मिलेगा, आप दिमाग लगाइए, है ना। तो त्रिमूर्ति जो है कि वो आपका द्विगु समास है, ये फर्स्ट का फर्स्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स। त्रिमूर्ति आपका कौन सा समास है? द्विगु समास है, इसको इससे मिला देना है। प्रेम पूर्ण कौन सा समास है? प्रेम और पूर्ण, है ना। ये प्रेम पूर्ण एक ही वर्ड है, एक ही सेंटेंस है, सॉरी एक ही वर्ड है, और ये कौन सा होगा ये बताना है आप लोगों को। तो देखो स्टूडेंट्स, ये प्रेम पूर्ण तत्पुरुष समास है, ये समास जब पढ़ेंगे हम लोग तब पता चल जाएगा। और नेक्स्ट क्या है? हार जीत, हार जीत वो का द्वंद्व समास है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 का 1 है, 2 का 3 है और 3 का 2 है। तो इस तरह से ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन में आपका दिख रहा है यहाँ पे 1 का 1, 2 का 3, 2 का 3 और 3 का 2। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, देख लीजिए। निर्देशानुसार अर्थ की दृष्टि से, है ना, वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देना है ना। इसमें से 5 प्रश्न दिए हैं, आपको किन्हीं 4 का उत्तर देना है। चलिए हम लोग 5 नंबर में आ चुके हैं, ठीक है। देखिए वाक्य का प्रकार बताइए। सुखविंदर पौधों में पानी नहीं डाल रहा है, इसका कौन सा वाक्य होगा सही, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर ए का कौन सा हो जाएगा? ए में है विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, और आगे देखेंगे कौन सा है। तो आप लोग बताइए इसका कौन सा होगा? सुखविंदर पौधे में पानी डाल रहा है, तो विधानवाचक होगा या आज्ञावाचक होगा या प्रश्नवाचक होगा। और नीचे देखते हैं इसे आगे क्या है, डी नंबर निषेधवाचक। भाई इस निषेधवाचक होगा, है ना स्टूडेंट्स। ये कौन सा वाचक होगा? निषेधवाचक होगा, लास्ट है निषेधवाचक। यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। इस प्रश्न का डी नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट्स, वाक्य का प्रकार बताइए। 9 वर्ष मंगलमय हो, ये विषमयाबोधक है आपका, है ना, ये याद रखना है। ये जो हम लोग का ख नंबर जो है कि ख नंबर है नहीं, 1 मिनट, 9 वर्ष मंगलमय हो, ख नंबर 9 वर्ष मंगलमय हो। हाँ स्टूडेंट्स, ये जो कि आपका भी नहीं, सॉरी, ये इच्छावाचक है ना, ये इच्छावाचक है। आप वो तब पता चलेगा जब आप लोग कर लेंगे इस, है ना। चलिए ये इच्छावाचक वाक्य है आपका, ख नंबर का आपका ए नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग ग नंबर देखते हैं। तुम प्रथम नहीं आए हो, है ना। यहाँ क्या है? तुम प्रथम आए हो, इस वाक्य को विषमयाबोधक कौन सा होगा ये बताना है आपको, ठीक है। तुम प्रथम नहीं आए हो, यहाँ पे तुम प्रथम आए हो उसका बताना। अगर तुम पढ़ते हो तो प्रथम आए हो, क्या तुम प्रथम आए हो, और वह तुम प्रथम आए हो, इसमें से कौन सा होगा ग का? स्टूडेंट्स आप लोग अगर पता कर लिए होंगे तो बताए होंगे। देखिए क्या विषमयाबोधक वो होता है जिसमें साबस्सी दिया जाता है, साबस्सी आपका दिया जाता है वाह में, है ना। इसमें डी नंबर में वाह तुम प्रथम आए, है ना, प्रथम तुम प्रथम आए हो, इसको अगर विषमयावाचक में लिखना है तो वो लिखा जाएगा वाह तुम प्रथम आए हो, ठीक है। डी नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, वहाँ अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य भेद होता है? ऑप्शन नंबर ए है संदेहवाचक, ऑप्शन नंबर बी संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर 3 निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर डी है प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए यहाँ पे क्या है ना, आपको बताना है ये कौन सा है? कार्य ना होने का भाव, जिसमें कार्य ना होगा। बताओ स्टूडेंट, इसे खुद आप लोग जवाब दे सकते हो, इसका कौन सा आंसर होगा? बताओ जल्दी से स्टूडेंट। से निषेधवाचक होगा, याद रखना, ये घ नंबर का, है ना, घ नंबर का सी नंबर होगा निषेधवाचक। ये तब समझ में आएगा जब आप लोग ग्रामर कंप्लीट करेंगे। देख लिए कि यहाँ हम लोग ग्रामर का बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है, और ग्रामर का ही प्रॉब्लम है, मतलब ग्रामर में हम लोग नहीं करेंगे सही से तो हमारा 80 में से 80 मार्क्स नहीं आ सकता है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है, देखिए प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न लगा रहेगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो अंगा का इस तरह से डायरेक्ट बी नंबर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसी में लगा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो वही प्रश्नवाचक है ना,
चलिए ये हमारा हो जाता है क्लियर, कंप्लीट हो जाता है। 4 ही सवाल का जवाब देना है, लेकिन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि प्रैक्टिस करना है इसीलिए हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों में से अलंकार पहचानिए। है ना, नील गगन क्या है आपका, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। अब इनमें से अलंकार कौन सा का वो आपको बताना है। देखिए ए नंबर में है यमक अलंकार, बी नंबर है अनुप्रास अलंकार, सी नंबर है उपमा अलंकार और डी नंबर में है आपका रूपक अलंकार। देखिए कौन सा अलंकार होगा, तो ये तब समझ में आएगा जब हम लोग क्या करेंगे, अलंकार को पढ़ लेंगे, है ना। चलिए इसका कौन सा है आंसर, ये आप लोगों को बताना है। देखिए ये उपमा अलंकार है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो कि उपमा मतलब होता है, याद रखना स्टूडेंट्स, उपमा जो मतलब होता है ना, वो होता है स्टूडेंट्स तारीफ करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना, है ना। ये आप लोग लिख लीजिए, याद रखना है, ठीक है। ये उपमा होता है। तो ये जब हम लोग समझाएंगे ना अलंकार तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। क्या, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, रो रहा, है ना। किसी के बारे में बोल रहे हैं वो उपमा अलंकार में आ जाता है, तारीफ कर रहे हैं या किसी के बारे में बोल रहे हैं। ख नंबर, दी गई पंक्ति में से अलंकार पहचानिए। कमल मुख सुंदर लगता है, ये कौन सा है स्टूडेंट्स, कमल मुख, ये किसी का तारीफ हो रहा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, ख नंबर का, है ना। चलिए देखते हैं उपमा का है, यमक अलंकार है। उसके बाद आगे क्या है देखते हैं स्टूडेंट, दूसरा पेज में यहाँ भी सी नंबर में उपमा अलंकार है, देख लीजिए, ये उपमा ही अलंकार होगा स्टूडेंट्स, है ना। ये यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए उपमा अलंकार इसको दे दीजिए, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दी गई पंक्ति में से अलंकार पहचानिए। तो मैंने उत्तर दिया, उत्तर की ओर जाओ। यहाँ पर देखिए दो बात, एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोला गया, उत्तर, यहाँ भी उत्तर, है ना। तो ये जब एक ही प्रश्न बार बार पूछा जाता है, वो आपका कौन सा हो जाता है, देखिए स्टूडेंट्स ग नंबर है आपका, है ना। तो ये होता है यमक अलंकार होता है, ठीक है। जब एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट किया, एक ही बात को बार बार रिपीट किया जाता है, तो वो यमक अलंकार हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग जब अलंकार करेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यमक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है घ नंबर, निम्न में से यमक अलंकार का उदाहरण पहचानिए, है ना। चलिए अभी हम लोग क्या देखें, एक ही वर्ड का बार बार यूज होता है तो वही अलंकार होता है। देखिए आंखें हिरन से चंचल है, ये तो होगा नहीं। भुखमरी की समस्या का हल हल चलाने में है। देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, भुखमरी की समस्या का हल हल चलाने में है। यहाँ पर हल का कुछ अलग मीनिंग है और इस हल का कुछ अलग मीनिंग है। इस हल का मीनिंग है कि भाई जो हम लोग हल चलाते हैं, है ना, समस्या का हल चलाने में है। ये एक में है हल की बात है, जो गांव में जोताई करता है, एक हल की वो बात है, एक हल की सॉल्यूशन की बात है ना, दो हल की बात है। तो इसमें से हल का अलग अलग बार प्रयोग किया गया है, लेकिन मीनिंग अलग अलग हो रहा है, ठीक है। इसीलिए से घ नंबर का आपको जो आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, बताओ स्टूडेंट्स, घ नंबर का बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जब लाइव पढ़ाऊँगा तो मज़ा आएगा, जल्दी सपोर्ट कीजिए, जल्दी से हम लोगों को जल्दी से ये डिजिटल बोर्ड लाना है, डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना है, ठीक है। चलिए अंगा नंबर देखते हैं, जब किसी पंक्ति में से एक वर्ण की आवृत्ति एक बार से अधिक हो तो कौन सा अलंकार होता है, एक बार से अधिक होता है तो स्टूडेंट्स अंगा नंबर जल्दी बताइए, अनुप्रास अलंकार होता है स्टूडेंट्स, याद रखना है ना, ये याद रखना है। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। आप 7 नंबर देखते हैं। देखिए 7 नंबर में भी आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा, ये तो हम लोगों को अच्छा तरह से आता है, गद्यांश सही से पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को आंसर देता हूँ, ठीक है, आप लोग पढ़ के मिला लीजिएगा, ठीक है। अच्छा से पढ़ना, उसके बाद आप लोग मिला लीजिएगा, डायरेक्ट मैं आंसर देता हूँ। देखिए इसमें से क नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या है, लेखिका आनंद भवन क्यों जाती थी। तो इसका आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट्स, हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए और कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए, कवियों को सुनने और देखने के लिए और आनंद भवन का भ्रमण करने के लिए। अब बताओ इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ स्टूडेंट्स। ये आपका कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए है। आप लोग किताब जब ये रीड करेंगे ध्यान से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ख नंबर देखते हैं, आनंद आनंद भवन कवि सम्मेलन के लिए के अलावा किस चीज़ का प्रमुख केंद्र बना, ठीक है। ख नंबर है आपका, तो इसका होगा बी नंबर, ये याद रखिएगा। आप लोग पढ़ने के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा, है ना, जब पढ़ेंगे। तो ये आपको आंसर सिर्फ मिला रहा हूँ, देख लीजिए। अपनी कविता सुनाने की बारी का इंतजार लेखिका की या के डैश कारण होता था। तो इसमें से बेचैनी होगा आपका राइट आंसर, ये आप लोग मिला लीजिएगा।
मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था। गद्यांश के अनुसार पंक्ति का आशय है, क्या है आशय? घर नंबर का कौन सा होगा स्टूडेंट्स? आप लोग याद रखिए, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको सी नंबर राइट लगेगा, ठीक है। सॉरी, ये नहीं हम लोग कर रहे थे, ये कर रहे थे। घ का सी नंबर आपको क्या लगेगा? राइट। अंगन नंबर पढ़ते हैं। लेखिका को चांदी का कटोरा डैश मिला था। सत्याग्रह में भाग के लिए, है ना, भाग लेने के लिए पहली कमाई के रूप में, है ना। उसके बाद देखिए अगला क्या है? निर्धनता कारण के दान में कविता के लिए उपहार, कविता के लिए उपहार मिला था इसको, इसका डी नंबर है, ये आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 36 से लिया गया, देखिए क्या है, 36 के गद्य पाठों में के आधार पर लिया गया है और आपको बताना है जो राइट आंसर होगा। 2 प्रश्न है, 2 प्रश्न का 2 नंबर भी दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सालिम अली की जो ख्याति किस रूप में है? सालिम अली का जब हम लोग कहानी पढ़े होंगे देखे होंगे, पक्षी विज्ञानी है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आप लोग हिंदी चाहते हैं कि बुक का तैयारी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई बच्चा आप लोग बोलिएगा कि ना बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं क्यों नहीं दूंगा? अगर पूरे बुक को सही से अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा ना तो आपको क्या मिलेगा? पूरी तरह से मिल जाएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि अगर आपने बुक पढ़ ले, कहानी में हर क्वेश्चन का आंसर छुपा रहता है। अगर कहानी अगर सही से पढ़ लेंगे, कोई भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा, आप लोग आराम से जवाब दे पाएंगे। इसीलिए आप लोग कहानी को अच्छा से पढ़िए, तब आपका हिंदी कंप्लीट होगा, ठीक है। हिंदी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 80 में से 80 नंबर पक्का लाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ख नंबर 2 प्रश्न था इसमें। ख नंबर देखिए क्या है स्टूडेंट्स, ख नंबर देख लीजिए। यहाँ पे ख नंबर क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? लरकोर के मार्ग में लेखक का अपने साथियों से पिछड़ने का कारण क्या था? ख नंबर में तो ये आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, आप लोगों को मालूम होगा, है ना। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा ख नंबर का हो जाएगा आपका बी, बीमार घोड़े के साथ मार्ग भटक जाना। ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। ये आप लोग क्या कर लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। बी नंबर में जो आपका, हाँ देखिए हम लोग को ख नंबर में हम लोग किए होंगे नहीं, सॉरी, ये इसका होगा स्वस्थ घोड़े। एक मिनट, एक बार प्रश्न को पढ़ने दीजिए। लरकोर के मार्ग में लेखक का अपने साथियों से पिछड़ने का कारण, अच्छा ये कारण था स्टूडेंट्स, सुस्त घोड़े के साथ मार्ग भटक जाना, ये आपका कारण था, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा। चलिए 9 नंबर में क्या है? निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखना है इसमें। चलिए इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, उसके बाद क्या करना है आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार ठीक से, है ना, ठीक से पढ़ लीजिएगा। और इसका आंसर मैं डायरेक्ट दे देता हूँ आपको। हरियाली की तरह कौन अलसाकर सो गई? हरियाली की तरह कौन अलसाकर सो गई? इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, जल्दी बताओ। चलिए आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो आप लोगों को बता दूं, आपका हरियाली की तरह कौन अलसाकर सो गई, इसका राइट जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा आपका सी नंबर, सर्दी की हवा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से किस पंक्ति में पन्ना नामक रत्न का वर्णन किया गया था? स्टूडेंट्स ख नंबर का जब आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा ए नंबर ही, क्या कि मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, ये आपका राइट आंसर होगा। जब आप लोग पढ़े होंगे तो समझ में आएगा होगा। गांव को किसने अपने आवरण से ढक दिया है? तो सुंदर तारों से, विशाल सूर्य से, नीले आकाश से, लाल आकाश से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर होगा नीले आकाश ने, ठीक है। चलिए आप लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या प्रश्न है हमारा, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स आगे है आपका क्या, पद्यांश में वर्णित सौंदर्य का आमजन के मन में क्या प्रभाव पड़ रहा था? तो घ नंबर आप लोग पढ़े होंगे, उसका आंसर क्या है? मन को आकर्षित कर रहा है, यही आपका आंसर होगा। ये आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद समझ में आ गया होगा कि आंसर कौन सा होगा, ठीक है। फिर भी आप लोग देख लीजिए सही से, और कहीं मिस्टेक हमसे भी हो सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप लोग पर देख लीजिएगा सही से, आप लोग को सही से पढ़ना है। उपर्युक्त पद्यांश में वर्णन किया जा रहा है, क्या वर्णन किया जा रहा है? देखिए इनका नंबर आपका गांव में प्रकृति सौंदर्य का ही वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। 10 नंबर यहाँ पे क्या 36 के पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित के 2 बहुविकल्पी प्रश्नों का सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर देना है। मेघ के बन ठन के आने पर हवा में क्या परिवर्तन आया? स्टूडेंट्स आप लोगों ने कविता की कहानी पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा, है ना। तो इनमें से हम लोग देखेंगे आपका 10 नंबर का जो क नंबर है, ये आपका देखिए चलना बंद कर लेती है, धूल उड़ाती पीछे चलती है, नाचती गाती आगे आगे चलती है, तूफान और बवंडर साथ लेते। देखिए नाचती गाती वाला ही आंसर सही है हमारा, सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
कवि ने बच्चे काम पर जा रहे हैं इस पंक्ति को किस रूप में देखा था? भयानक पंक्ति के रूप में, सुखद पंक्ति के रूप में, मनभावन पंक्ति के रूप में, या अचरज पूर्ण पंक्ति के रूप में? देखिए आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, भयानक पंक्ति के रूप में। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपका हो गया, 10 नंबर तक मैंने कंप्लीट करवा दिया। 11 नंबर के बाद देखिए आपका क्या है, प्रश्न क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे क्या है, देखिए गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में आपको देना है। प्लीज़ आप लोग पूरा बुक को कंप्लीट पढ़ना है ना। जो भी चैप्टर आपके सिलेबस में आए हैं सभी चैप्टर को सही से पढ़िए, आपका आंसर वहीं मिल जाएगा। कोई भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग आराम से आंसर दे पाएंगे, याद करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग समझेंगे तो। चलिए स्टूडेंट्स, ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ये तब होगा आप लोगों का जब आप लोग कर लीजिएगा, है ना, पढ़ लीजिएगा जैसे मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो ये आप लोगों से वैसे करके हो जाएगा। तो 12 नंबर में भी आपका प्रश्न उत्तर है, यहाँ पर देख लीजिए। तो प्रश्न उत्तर करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपको कहानी कंप्लीट करना है। तो ये कहानी कंप्लीट जब कर लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, सभी कहानी को पढ़ना जो सिलेबस में है। तो जब सभी सिलेबस को आप पढ़ लेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ नीचे भी है 13 में भी आपका वही है ना। तो ये सब आपको कहानी पढ़ने के बाद पता चलेगा। जब कहानी पढ़ लेंगे तो सभी प्रश्न आपका आराम से हो जाएगा। तो हम लोग 14 नंबर चले, हम लोग 14 नंबर से आप लोगों को समझाते हैं। मैं 14 नंबर से समझाता हूँ। देखिए क्या करना है 14 नंबर से। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद आप लोग आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटरनेट नए संसार का प्रवेश द्वार है। ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है। जिस तरह एक तरह से वो होता है ना, बड़े गद्यांश जो होते हैं, एक तरीके से अनुच्छेद या 100 ही शब्द में लिखने के लिए कहा है। एक तरीके से आप लोग देखे होंगे कि निबंध है ना, वही लिखने के लिए कहा है एक तरीके से। तो आपको सही तरह से निबंध लिखना है। कैसे लिखना है, इंटरनेट के बारे में जो लिखेगा सबसे पहले आप उनका इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि इसमें से क्या होने वाला है, क्या हम लोग इंट्रोडक्शन में, मतलब इंट्रोडक्शन वही दिया जाता है जो हम लोग इसमें करने वाले हैं, जो हम लोग सीखने वाले हैं इंटरनेट के जरिए से। तो वो इंट्रोडक्शन में आपको 4-5 लाइन में आपको दे देना है। ठीक है, फिर उसमें से इस इंटरनेट के बारे में बताना है, उसमें क्या ज्ञान मिलता है, ज्ञान का भंडार बताना है। फिर दैनिक जीवन को सुलभ बनाया जाए, ये बताना है कैसे सुलभ क्या हो सकता है इंटरनेट के जरिए। फिर भविष्य बताना इंटरनेट का, है ना, ऐसे करना है। उसके बाद व्यायाम स्वस्थ जीवन का आधार। व्यायाम जो है कि स्वस्थ जीवन का आधार में से आपको मशीन युग से बढ़ती बीमारियाँ, मशीन से कैसे बीमारी बढ़ता है। अभी सब सामान मशीन से हो रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है ना, बैठे बैठे आप हर कुछ करना चाहते हैं ना। तो ये सब में से आपको पहले बताना है बीमारी के बारे में। फिर आपको क्यों व्यायाम का आवश्यकता पड़ता है, एक्सरसाइज की आवश्यकता क्यों पड़ता है वो बताना है। फिर संतुलित आहार इसका क्या है, निष्कर्ष क्या निष्कर्ष वही होता है जैसे कि लास्ट में आपको बताना है इससे हम लोग क्या सीखने को मिला हम लोगों को, है ना, इसमें से हम लोगों को क्या सीखने मिला है। तो ऐसे आपको बताना है। अगला क्या है, गाँव जाने का अनुभव। गांव जाने का, भाई हम अभी दिल्ली में रहते हैं, मेरा घर बिहार में। तो हम लोग जब गांव जाने के लिए सोचते हैं ना, इतना खुशी होता है जिसका कोई जवाब नहीं। तो आप लोगों का भी घर अगर कहीं गांव में होगा तो आप लोग भी छुट्टी में गांव जाने के लिए बहुत ही उत्सुक हुए होंगे। ठीक है, और आप लोग चाहते होंगे एग्ज़ाम हो जाए, मैं स्कूल जाऊँ, है ना, गाँव जाऊँ, छुट्टी मिले गाँव जाऊँ। गाँव का एक अलग सा दृश्य होता है, गाँव का अलग ही नेचर होता है एक तरह का। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो गाँव जाने वाले होते हैं ना, तो अलग ही खुशी मिलता है, अलग ही क्या बताऊँ तुम, क्या एक्साइटमेंट रहता है। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए आपको उसके बारे में आराम से बता सकते हैं। सबसे पहले आप उनका भूमिका बता सकते हैं, खेत और बगीचे का दृश्य बता सकते हैं, वहाँ कितने हरियालियाँ होती है, गांव में खेत होता है। यहाँ तो कहीं खेती देखने को नहीं मिलता है दिल्ली में, है ना। तो जल्दी से दूर दूर में कहीं कहीं होता है, यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है इतना। यहाँ भीड़ भाड़, इतना भीड़ भाड़ रहता है जिसका कोई जवाब नहीं है ना स्टूडेंट्स। ये बात है, हमेशा गाड़ी चलता है, इधर उधर करते रहता है ना। तो ऐसे है, गांव में एकदम शांत माहौल होता है, एकदम हरियाली हरियाली रहता है। ये आपको बताना है, खेत का दृश्य बताना है, बगीचों का दृश्य बताना है। साधारण जीवन कैसे होता है गांव का, लोगों का जीवन बिल्कुल साधारण होता है, स्टैंडर्ड जीवन नहीं होता, स्टाइलिश नहीं होता, लेकिन वो जीवन बहुत ही बेस्ट होता है स्टूडेंट्स। चलिए, फिर आपसी प्रेम और कैसे वहाँ लोग मिलजुल के रहते हैं उनके बारे में आपको बताना है। देखिए आप लोग इसका कोशिश कीजिए, अगर नहीं होगा ना कमेंट कर दीजिएगा, सर जी इन तीनों पर हमको क्या बता दीजिए, आप लोग इन तीनों पर अनुच्छेद बता दीजिए, इन तीनों पर निबंध बता दीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर में क्या है, किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। अब आगे आपका पत्र लिखने वाला, तो पत्र लिखने के लिए हर स्टूडेंट जानते होंगे, स्कूल में कराए होंगे। तो ठीक है, बहुत ही आसान है। तो थोड़ा सा अगर आपको समझना है तो यूट्यूब में आपको वीडियो मिलेगा, मेरे चैनल में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो जैसे कि मैंने संस्कृत का करवाया है, आप लोग उसी तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सा समझ के। वैसे भी आप लोग अगर स्कूल का नोट्स देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए
ये पत्र आप लोग आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, आपका नाम राजेश रजनी है, आपके क्षेत्र में 3 दिन से बिजली नहीं आ रही, इसके बारे में आपको अपना जिला बिजली विभाग को क्या करना है, पत्र लिखना है। आराम से लिख सकते हैं ना आप। पत्र लिखने का अगर सिस्टम फॉर्मेट अगर पता होगा तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अथवा में है आपका नाम राजेश रजनी है, आपको पता चलता है कि आपका चचेरा भाई पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, इसके कारण आपको उसका परीक्षा परिणाम बेहद ख़राब रहा है, इससे समझाते हुए पत्र आपको लिखना है। तो इससे भी आप लोग लिख सकते हैं आराम से। पत्र लिखना आसान है आपको अगर समझ जाएं तो। दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर 100 शब्द में लघु कथा लिखना है, छोटा सा कथा, ठीक है, लिखना है आपको। छोटा सा ऐसे लघु कथा एक तरीके से बड़ा ही है, ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल अति लघु नहीं है, लघु है, फिर दीर्घ लघु नहीं, बहुत ज़्यादा लघु नहीं, 100 शब्द में आपको लिखना है। यहाँ क्या करें, चिकित्सक बनने का स्वप्न है ना, चिकित्सक बनने का जो स्वप्न देखता है तो उसमें से क्या क्या होते हैं नहीं होते उसके बारे में बताना है। मित्रों द्वारा मजाक उड़ता है और कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करना होता है। तो देखिए सबसे पहले चिकित्सक बनने का स्वप्न जो देखता है उसमें मित्रों के द्वारा मजाक, यही बनेगा चिकित्सक, यही डॉक्टर बनेगा, यही इंजीनियर बनेगा, ऐसे मजाक उड़ाया जाता है। और उसमें कितने कठिनाइयों का सामना करने के बाद या छोटे फैमिली मिडिल क्लास लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है वो आपको बताना है। तो आप लोग दिमाग लगाएंगे तो इसका हो जाएगा, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका नाम कैलाश या कीर्ति है, आपकी कक्षा इतना हिंदी दिवस के अवसर पर आपको कक्षा में एक आयोजन करने जा रही है। प्राचार्य को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए 100 शब्दों में ईमेल लिखिए। ईमेल लिखने के लिए जानते हैं ना, अगर नहीं जानते इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। भाई ईमेल से क्वेश्चन पूछता है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए ईमेल का क्वेश्चन पूछा आपको, देखिए एक लघु कथा लिखने के लिए कह रहा है, ऐसे प्रश्न पूछ लिया, लेटर पूछ लिया आपसे, ठीक है। और देखिए क्या क्या पूछ रहा है ग्रामर में। उसके बाद देखिए ग्रामर में तो मैंने बता दिया था। यहाँ पे देखिए प्रदूषण की समस्या पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखना है। संवाद लिखने के लिए कह रहा है भाई, किसी छात्र को ले लोगे और अपने आप में आप लोग बात करोगे, ठीक है। आपके कोई दोस्त होंगे उसका नाम लिख लीजिएगा, आपस में बात कीजिएगा, उसी को क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। 80 शब्दों में आप लोग को लिखना है, इसमें से आपको मिलेगा 4 नंबर, ओके। उसके बाद आपका क्या है, अगर ये नहीं कर पाते अथवा कर लीजिएगा, ठीक है। आप अजय अंकिता हैं, आप शिक्षक के दिशा निर्देश पर कक्षा में एक पुस्तक प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। विद्यालय को इसकी सूचना देते हुए एक 80 शब्दों में इसका भी आलेख तैयार करना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग खुद से कर सकते हैं इसका, ठीक है। अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आप बताइए स्टूडेंट्स कैसा लगा। यहाँ आपका ख़त्म हो जाता है, इस तरह से आपका यहीं एंड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने इतने देर बने रहा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कामना करता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएँ और एग्ज़ाम अच्छा दे पाएँ और 80 में से 80 आप लोग लाएँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को ग्रामर कराऊंगा, क्योंकि ग्रामर से ही नंबर कटता है अधिकतर। इसीलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा सर आपको मतलब हमें ग्रामर चाहिए, ठीक है, ग्रामर का वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे करेंगे, है ना। जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।